हाय वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर ऑल द 12th ग्रेडर्स। इस बार तो सारे स्ट्रीम के बच्चे हैं, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़, चाहे कुछ भी लिया हो तुम लोग को इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा। इंग्लिश का पेपर तो तुम सबको देना ही पड़ेगा। इसको ज़्यादा लाइटली मत लो क्योंकि इंग्लिश अभी ब्रेक में ही थोड़े दिन ही पढ़ना है। एंड आई थिंक आज 9 मार्च को जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है, जब ये बन रहा है तब नहीं, जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो मैथ्स का पेपर हो गया है, इसीलिए मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। इसलिए मैंने पहले नहीं किया कि जो लोग मैथ्स दे रहे हैं वो लोग मैथ्स पे ही फोकस करेंगे। इंग्लिश क्यों पढ़ोगे तुम लोग ऐसे टाइम पे, मतलब कहाँ मैथ्स कहाँ इंग्लिश। पर इस ब्रेक में अच्छे से पढ़ लो, एनसीईआरटी को पढ़ लो, इंग्लिश में कहानी समझ जाओ। और अगर कोई ऐसे वर्ड्स है जो याद रखने ज़रूरी है, मतलब जो पेपर में लिखने पड़ते हैं, वो जब तुम पढ़ते हो, जब कोई वन शॉट देखते हो, वो कुछ वोकैबुलरी बता के देते हैं टीचर्स, या तो स्कूल के टीचर्स भी बता के देते हैं। नहीं तो जब तुम वीडियो देख रहे हो तो एक बार कहानी समझने के लिए ना वीडियोस देख लिया करो, छोटे छोटे वीडियोस जो होते हैं उनको देख लिया करो, उससे तुम्हें स्टोरी का जिस्ट पता चल जाएगा। और पेपर में जो 6 मार्कर वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें पूरा ऐसे लॉन्ग आंसर टाइप आता है, एक बुक से एक क्वेश्चन आता है, दूसरे बुक से एक क्वेश्चन आता है, मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं जहाँ तक मुझे याद है, बट मतलब हाँ। तो उसमें ऑथर का नाम लिख के आना, या अगर पोएम से आया हो तो पोएट का नाम लिख के आना। वो कंपलसरी नहीं होता, बट अगर तुम लोग वो लिखते हो तो फिर इंप्रेशन अच्छा बनता है। अपने चैप्टर या पोएम जो भी हो उसका नाम लिखना, डबल कोट्स में अंडरलाइन करना, फिर ऑथर या पोएट का नाम लिखना डबल कोट्स में, उसको अंडरलाइन करना कि इन द चैप्टर दिस रिटन बाय दिस, उसके बाद बाकी का लिखो पूरा। तो इसलिए समरी पता होनी चाहिए हर कहानी की, जिससे वो समरी के थ्रू भी तुम आंसर कर सकते हो और ब्लैंक नहीं हो जाओगे अगर समरी पता होगी। प्री बोर्ड्स के टाइम पर मैंने, प्री बोर्ड्स नहीं है, प्री बोर्ड्स के थोड़े बाद आई गेस, पर मैंने खरीदी थी अरिहंत की ऑल इन वन इंग्लिश के लिए भी ले ली थी। अभी उसमें थोड़े से मतलब वैसे रहते हैं कि वर्ड मीनिंग्स लिखे होते हैं वो कैब के, उसमें थोड़े से PYQs दिए होते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होता है। अभी तक अगर नहीं लिया है और अगर खर्चा करने का मन नहीं है तो मत लो, पर ले सकते हो तो फिर देख लो, ले लो। नहीं तो हमारे पास फ्री रिसोर्सेज बहुत होते हैं इंटरनेट पे, उन सबको एक्सेस कर सकते हो। अंडरलाइन तो करना ही पड़ेगा, ये मैं हर सब्जेक्ट के पेपर में ही बोलती आ रही हूँ कि मेन चीज़ें अंडरलाइन करो, उससे एग्जामिनर को लगता, मतलब उसको पूरा नहीं पढ़ना पड़ता और वो कीवर्ड्स देखता है और फिर उसको लगेगा कि हाँ इस बच्चे को आता है और मार्क्स मिल जाएंगे। अब इंग्लिश के उसमें थोड़ा सा और ध्यान वो लोग दे सकते हैं, और ऊपर से जो क्रिएटिव राइटिंग वाला पार्ट होता है, लेटर और वो सब जो भी होता है, उस सब के फॉर्मेट्स ढंग से याद करना, फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। और उसके बाद अंदर क्या लिखना है वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो एक आध प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे हवे में तीर मार के मत जाना कि हाँ हो जाएगा हमारा, तो बस फॉर्मेट थोड़ा सा देख लेते हैं, अपने मन से कहानी तो बनानी है, एक आध प्रैक्टिस कर लेना घर पे। इतना भी ईजी नहीं होता, इतना भी लाइटली मत लो। अनसीन पैसेज का क्या है अभी, वो तो तुम्हें पता ही नहीं क्या आएगा। एक आध तुम देख भी सकते हो पर वो देख के कोई फायदा नहीं होगा। सो उससे अच्छा है कि थोड़े से एंटोनिम सिनोनिम, थोड़ा वोकैब स्ट्रॉन्ग करो अपना इंग्लिश में, उससे तुम्हारे सारे अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। और ध्यान से पैसेज को पढ़ना, थोड़ा सा टाइम लेना उस पैसेज को पढ़ने में, और जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें देख लेना अगर पैसेज पढ़ सकते हो। अगर पैसेज बहुत बड़ा लगा कि इतने रीडिंग टाइम में नहीं पढ़ सकते तो फिर आगे जाके क्वेश्चंस देखो, लिटरेचर वाले क्वेश्चंस देखो कि कौन से अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा ऑप्शन होता है कि कौन से अटेम्प्ट करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, वो तुम्हारी चॉइस होती है। तो वो देख लो कि ऑप्शन तुम्हें कौन से सही लग रहे हैं, कौन से अटेम्प्ट करने हैं। और अगर लग रहा है कि रीडिंग टाइम में अनसीन पैसेज वाले पूरे पैसेज पढ़ सकते हो तो वही पढ़ के खत्म कर दो, जिससे तुम्हें पता हो कि उसमें क्या लिखा है। पूरा पैसेज पढ़ के ही क्वेश्चंस की तरफ जाना। पैसेज के क्वेश्चंस पैसेज में से आते हैं तो पैसेज को पढ़ना पहले, जिससे तुम्हें पता हो कि इस क्वेश्चन का आंसर इस लाइन में होगा, इस पैराग्राफ में होगा। अभी द ऑर्डर दैट यू कैन फॉलो, इसमें तो तुम लोग पहले लिटरेचर अटेम्प्ट कर सकते हो क्योंकि वो थोड़ा सा ईजी होता है। अगर तुमने सब पढ़ा है, सब स्टोरीज वोरीज सब कुछ याद कर रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है, तो फिर लिटरेचर ईजी लगेगा। तो लिटरेचर पहले अटेम्प्ट कर लो। उसमें थोड़ा सा वो जो RTCs टाइप का एक पार्ट आता है जिसमें थोड़ा सा दे देते हैं टेक्स्ट बुक से, और उसके बाद उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस आते हैं या 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं। वो वाला थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बट वो हो जाएगा एट द एंड, वो मुश्किल नहीं लगेगा। सो फर्स्ट तुम लोग लिटरेचर अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट मत करना, ठीक है। ये नहीं करना कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिखे ही जा रहे हो। जितना लिखना है, जितना वर्ड लिमिट दिया होता है इंग्लिश के पेपर में, उस वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही लिखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। उसके बाद यू कैन मूव टू द पैसेज पार्ट, जिसमें 2 पैसेज आते हैं ना, 2 पैसेज आराम से करो, पर ध्यान रखना टाइम छोड़ना। और लास्ट में एकदम राइटिंग को ले सकते हो कि राइटिंग में क्या है, मन में जो आ रहा है वही सब लिखना होता है। तो इसमें अगर तुम लोग पहले अटेम्प्ट करोगे ना तो फिर मन में जो आएगा लिखते जाओगे, टाइम सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए राइटिंग वाला पार्ट लास्ट में ले सकते हो, क्रिएटिव राइटिंग। बाकी पैसेजेस भगवान भरोसे, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट द पैसेज, जो आना है पेपर में वही आएगा। रिमेंबर टू डू द पोएटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम, लिटरेरी डिवाइसेस, ये सब कुछ करके जाना। इसके वो RTC के MCQs आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, और तुम थोड़ा सा एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए अपने लॉन्ग आंसर वालों में भी पोएटिक डिवाइसेस को मेंशन कर सकते हो अंडरलाइन करके।
हर चीज़ जो तुम्हें लग रहा है कि तुम एक्स्ट्रा बता रहे हो एग्जामिनर को, उसको अंडरलाइन कर दो, तो ही उसको लगेगा कि वाह इस बच्चे को कितना ज़्यादा आता है। अभी फाइनली मैं एक ऑर्डर बताती हूँ इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स का, जो कि मैं जब खुद से बोर्ड्स दे रही थी मैंने तभी लिख लिया था। आई हैव इट प्रिपेयर्ड राइट हियर, क्योंकि मुझे पता था कि मैं 1 साल बाद मेरी सारी यादाश्त चली जाने वाली है और मैं सब भूल जाने वाली हूँ। सो ये जब मैं पढ़ रही थी तब भी मैंने लिखा था। सो मुझे पता है कि उस टाइम पे मुझे एग्जैक्ट क्या लग रहा था ईजी है और क्या लग रहा था मुश्किल है। अगर तुम लोग के व्यूज़ सेम है, अगर तुमने पूरे साल जितना भी इंग्लिश मतलब पढ़ा है, थोड़ा ही पढ़ा होगा ऑब्वियसली, इंग्लिश है, पर जितना भी पढ़ा है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे लिस्ट से मैच करता है तो फिर इसके अकॉर्डिंगली प्लान करना कि फर्स्ट डे पे क्या करना है, सेकंड डे पे क्या करना है। वैसे ईजी में वी हैव लास्ट लेसन, माई मदर एट 66, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, आंट जेनिफर्स टाइगर एंड द रैट ट्रैप। Moderate में we have the third level, the Tiger King, the enemy on the face of it, going places, memories of childhood. Then hard में we have keeping quiet, a thing of beauty, roadside stand, indigo, poets and pancakes, इस पे मैं आती हूँ अभी, interview, नहीं the interview, journey to the end of the earth. पोएट्स एंड पैनकेक्स की कहानी पढ़ के इतना तो समझ आ गया होगा कि वो एकदम नॉनसेंस कहानी है, बकवास है। वो क्यों पढ़ा रहे हैं मुझे नहीं पता, उसमें कोई मॉरल स्टोरी नहीं है, उसमें कोई इंटरेस्टिंग एलिमेंट नहीं है, बस बहुत से फालतू फालतू नाम और क्या क्या सब याद करने के लिए हिस्ट्री जैसा लगता है, वो हिस्ट्री से भी वाहियात लगता है। पोएट्स एंड पैनकेक्स को स्किप कर सकते हो क्योंकि ऑप्शंस में आएंगे सारे क्वेश्चंस। तो अगर तुम बाकी चैप्टर्स ढंग से कर लो तो पोएट्स एंड पैनकेक्स बिना किए आराम से जा सकते हो, कुछ नहीं होगा, बस उसका जो क्वेश्चन आएगा ना उसको स्किप कर देना और बाकी चैप्टर्स अच्छे से कर लो जिससे बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आंसर कर पाओ इजीली। सो पोएट्स एंड पैनकेक्स को स्किप कर सकते हो और बाकी अभी इसके अकॉर्डिंग कर लो। इजी वाले पहले कर लो, मॉडरेट वाले उसके बाद करो और हार्ड वाले एकदम लास्ट में करो, जिससे जो उस पर ध्यान देके करोगे तो वो लास्ट तक याद रहेगा। और सीबीएसई का सैंपल पेपर अगर नहीं किया है तो तुरंत करो, क्योंकि वो क्यों नहीं करते हो तुम लोग। आज जो लोग मैथ्स का पेपर दे के आए हैं वो लोग थक गए हैं, तो मैं उनको काम करने नहीं बोलूंगी। और बाकी वैसे भी इंग्लिश के लिए इतना मेहनत करने में भी बुरा लगता है कि भाई क्या कर रहे हैं हम लोग, जाके तो लास्ट में ऐसे ही कुछ भी लिख देना होगा। थोड़ी सी मेहनत कर लो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। रादर देन सीबीएसई का सैंपल पेपर और कोई सैंपल पेपर मिल जाए तो कर लो। और पीवाईक्यूज देख लो एक बार कि किस तरह से आते हैं, क्योंकि जो 6 मार्क वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस लिटरेचर से, वो थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड आते हैं कि तुम्हें कितना समझ आया है। समरी तो तुम लिख के आ ही जाओगे, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स अगर फिल करने हैं तो तुम्हें थोड़ा बहुत समराइज सब कुछ करना ही पड़ता है, सब कुछ कवर करना पड़ता है। पर जो मेन जगह से वो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उसका मेन एलिमेंट होता है, अगर तुम वही मिस कर दोगे और सिर्फ समरी लिख के आ जाओगे तो नहीं चलेगा। यही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कि तुम्हें समझ आ रहा है क्या कि उसमें क्या पूछा है और क्या तुमने इतने डेप्थ में वो चैप्टर करा है कि तुम वो समझ के उस एलिमेंट को जोड़ के आंसर बना सकते हो। ये मेन है, इसके लिए थोड़ा सा पीवाईक्यूज देख लो। और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी ना थोड़े टाइम से ही स्टार्ट हुआ है, लास्ट ईयर, उससे पहले था या नहीं मुझे पता नहीं, लास्ट ईयर से ही तो मैं ज्यादा सुनती आ रही हूँ कि कॉम्पिटेंसी हो रहा है, इसलिए मैंने भी लास्ट ईयर पढ़ा था थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग और हो गया था, इजीली हो गया था। तो वो एक पार्ट है जिसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पीवाईक्यू लास्ट ईयर का स्पेशली देख लो, 6 मार्कर्स कैसे आए हैं लास्ट ईयर का पेपर एक बार देख लो तो कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट समझ आ जाएगा। और थोड़ा सा अनसीन पैसेज में भी कॉम्पिटेंसी टाइप का करने लगे हैं तो वो भी एक बार देख लो। बाकी ये पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, सबका बहुत अच्छा जाने वाला इंग्लिश का पेपर। उसके आगे की भी तैयारी करते रहो, मैं भी उसके आगे के कॉमर्स वालों के लिए वीडियोस लाती रहूंगी। व्लॉग्स तो मेरे 12th बोर्ड वाले डले हुए ऑलरेडी, वो प्लेलिस्ट यू कैन चेक आउट कि किस तरह से पढ़ती थी, उसमें वो देख के भी ना, वो मैं खुद देख रही हूँ समझने के लिए कि मैं कैसे पढ़ती थी, क्योंकि मेरी तो मेमोरी लॉस है थोड़ा, तो भूल गई हूँ मैं खुद कैसे पढ़ती थी। इसलिए वो देख देख के भी समझ आ रहा है कि हाँ इतना पढ़ती थी, ऐसे पढ़ती थी, ये रिसोर्सेज यूज करती थी। सो दैट्स इट, इंग्लिश के लिए और क्या ही करना है। सो लाइक, कमेंट कोई भी डाउट्स हो अगर, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर बोर्ड के वीडियोस।